अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रुखसाना मुगल हूँ। आई एम अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एट द आगा खान यूनिवर्सिटी और साउथ सिटी हॉस्पिटल में, और एट द सेम टाइम मैं सब फर्टिलिटी की स्पेशलिस्ट भी हूँ। इस वक्त हमारा आज ये वर्ल्ड हेल्थ में ये हो रहा है PCOS का। PCOS वो एक चीज़ है जिसमें ये स्टार्ट होता है यंग एज में एंड एंड होता है द ओल्डर एज में। इट इज़ अ कंटिन्यूअस ऑन गोइंग प्रॉब्लम, जो एक डिजीज़ एज सच नहीं है कि एक सिम्टम है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो डिफरेंट टाइम पे किनको कलेक्टिवली होता है, किनको एक या दो सिम्टम होते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हार्मोन्स की कोऑर्डिनेशन जो हमारे साइकिल्स को कंट्रोल करती है, हमारे ओवरीज को कंट्रोल करती है। हार्मोन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से आते हैं। उस हार्मोन्स की कोऑर्डिनेशन में डिफेक्ट की वजह से हमारी ओवरीज के रिस्पॉन्स इस PCOS की वजह से सही नहीं होता है, जिसकी वजह से यंग एज में वह लड़कियों को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से, और पीरियड्स 2-2, 3-3 महीने नहीं आते हैं तो कंटिन्यूस आते हैं। एट द सेम टाइम इनको वेट गेन, बहुत मोटापा हो जाता है और मुंह पे बाल आते हैं। लेकिन ये चीज़ें और अल्ट्रासाउंड में चेंजेस भी आती है। अब ये सब चीज़ें जो होती है, एक बंदे को हो सकता है कि सभी चारों ही सिम्टम्स हो या एक आधा हो। ये PCO का स्टाइल है। इसके बाद जैसे लड़की ग्रो होती है, शादी होती है, उनको फर्टिलिटी प्रॉब्लम होता है। दिस इज़ द मोस्ट ग्रेव प्रॉब्लम, बहुत कॉमन, बिल्कुल एपिडेमिक्स की तरह है। इसमें जो आता है फर्टिलिटी प्रॉब्लम इसलिए होता है कि एग्स कोऑर्डिनेट नहीं बनते हैं, और एग्स का बनना, मेच्योर होना और फिर ओव्यूलेशन होना इम्पॉर्टेंट होती है, जिसके लिए प्रेगनेंसी होने के लिए ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इसमें ये भी डिस्टर्ब हो जाता है। फिर जब पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो उसमें फिर और मसले आते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर्स, जिसको बोलते हैं GDM, प्रेगनेंसी की शुगर होती है, बेबी शुगर बोलते हैं आप लोग। ये सब मसले, ये सब कनेक्टेड है फॉर PCO। मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगी कि PCO क्या है और ये चीज़ें आती हैं और इसको किस तरह आप मैनेज करें। और इसके बाद व्हेन यू बिकम ओल्ड, जब सब सिलसिला ख़त्म होता है, आप 50s में पहुंच जाते हैं, आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है। उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा और बस और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, उनकी वजह से फिर हार्ट अटैक्स और ये सब प्रॉब्लम्स, एंडोमेट्रियल कैंसर, क्या कुछ नहीं होता है। तो अगर आप देखते हैं संगीनी PCOS की आम, इट इज़ वेरी कॉमन, सब जानते हैं PCO, बट इफ़ यू रियली आप देखें तो इसकी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे साउथ ईस्ट एशियंस में, हमें खास करके पाकिस्तानियों में बहुत कॉमन। ऐसे लगता है कि एवरी 1/3 तीसरे इंसान को, बच्ची को, लड़की को, औरत को ये प्रॉब्लम किसी न किसी फॉर्म में है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए ये सब आपके हाथ में है। सबसे पहले आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो। इसके बगैर अगर आप ये नहीं करते हैं तो कोई दवा असर नहीं करेगी। और लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आपको डाइट, एक्सरसाइज करनी होगी कि अपने वेट को इंक्रीज नहीं करना है। लाइफस्टाइल चेंज में आपको डाइट्स जो वो होती है जिसमें आप बहुत कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा होता है, वो अवॉइड करते हैं, मीठी चीज़ें अवॉइड करते हैं, ये फास्ट फूड्स, प्रोसेस खाने, ये सारे जो चीज़ें हैं ये सब आपके अंदर और कार्बोहाइड्रेट्स और ये निशास्ते को डिसकोऑर्डिनेट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इंसुलिन है, एक्चुअली इसके अंदर, अब अगर आप, वैसे तो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, अगर आप अंदर उसके हार्मोन्स की अगर आप टेस्ट करते हैं तो उसमें आप देखा गया है कि इनमें इंसुलिन डिसऑर्डर हो जाता है। कुछ लोगों में इंसुलिन बहुत हाई हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर है, लेकिन ये अल्टीमेटली शुगर में एंड अप हो जाएगी। लेकिन हाई इंसुलिन होती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब ये होता है कि आप इंसुलिन तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो सही वाली नहीं होती है, उसका इफेक्ट नहीं होता है, वो सेल पे नहीं जाती है, और इन टर्न वो आपके अंदर जब इंसुलिन रेज होती है, हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं उसको, या रेजिस्टेंस होती है, उससे मेल हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं। ओवरी की लेवल पे मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो इन टर्न आपके अंदर फेस पे हेयर ग्रोथ होती है, और उसके अलावा आपकी जो ओवरीज के अंदर जो एग्स बनते हैं, जो नॉर्मल सबको होता है, चाहे शादीशुदा हो या नहीं हो, पीरियड्स तो नॉर्मल पीरियड आने के लिए जो ये एग्स बनते हैं
जो आपको ओव्यूलेशन होगी, जो आपके साइकिल को कंट्रोल करता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि मेल हार्मोन एंटी फीमेल हार्मोन है और वो जो भी एग बनने की तैयारी करता है वो उसी को उधर ही खत्म कर देगा। तो आप सोचेगा इंसुलिन की वजह से फिर आपके ये मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से, और फिर इंसुलिन की हाई वजह से यूटिलाइजेशन नहीं होती है तो आपको मोटापा हो जाता है। सो दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि इसके लिए आपको लाइफस्टाइल फर्स्ट, उसके बाद फिर चीज़ें, ड्रग्स हैं, कुछ दवाएं हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ड्रग्स वैसी हैं जो इट्स लाइक न्यूट्रिशनल है। तो अगर आप ये करेंगे फर्स्ट लाइफस्टाइल का, एक्सरसाइज, डाइट, उसके बाद फिर ड्रग्स जिसमें आपको इंसुलिन को रिड्यूस करने के लिए मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज सुना होगा, जो डायबिटीज पेशेंट भी लेते हैं, ये आपके इंसुलिन को रिड्यूस करता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इंसुलिन रिड्यूस करने के लिए एक तो ये है, लेकिन अगर आप अभी एक्सरसाइज डाइट के साथ अगर आप एक मायोनिसिटोल डी कायरो भी उसमें ऐड होता है, वो एक कंपोनेंट है आपके इंसुलिन का। जो इंसुलिन आपकी डिफेक्टिव है, तो ये जो चीज़ है ये आपको इंसुलिन को यूटिलाइजेशन करती है सेल के अंदर, जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन लेवल लोअर होती है। जब आपकी इंसुलिन लेवल लोअर होती है तो ऑटोमेटिकली जो मेल हार्मोन एक्स्ट्रा हाइपोएंड्रोजेनिज्म जिसको बोलते हैं, और उनके इफेक्ट्स फिर आपको नहीं होंगे। दैट मीन्स आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो सकते हैं, आपकी सेल्फ इमेज अच्छी हो सकती है क्योंकि आप वेट रिड्यूस करेंगे, इंसुलिन लो होगी तो मेल हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा, मुंह पे बाल नहीं होंगे, आपके स्किन में पिगमेंटेशन भी होती है, एक्ने होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं मेल हार्मोन्स के बढ़ने, आपके हेयर लॉस होता है। सो ये सब चीज़ें इन चीज़ों के इस्तेमाल से, लाइफस्टाइल चेंज, फिर ड्रग्स, इसमें फिर ये जो है न्यूट्रिएंट्स है, इट कंटेन्स दीज फाइनर एलिमेंट्स जो आपके इसको रिड्यूस करेगा, फिर ग्लूकोफेज भी, एंड इन चीज़ों के लेने से आपके इंसुलिन और प्रॉब्लम्स कंट्रोल रहेंगे। और फिर इसके बाद इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी के लिए फिर अगेन ये ड्रग्स इस्तेमाल हम करते हैं क्योंकि आपके एग्स नहीं बनते हैं, तो एग्स को कंट्रोल करने के लिए पहले जो आपको मैंने बताया सब चीज़ें करनी होगी। उसके बाद एग्स को प्रमोट करें। अगर एग्स इस तरह नहीं बन, कोई लोग टफ होता है, रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो इनको प्रमोट करने के लिए कि एग्स बने, ओवरी से बाहर निकले, कि मिच्योर होके, जब तक वो मिच्योर नहीं होगा तो वहाँ से निकलेगा नहीं। तो उस काम के लिए भी ये चीज़ें आपको लेनी होगी जो उसको हेल्प करेगी, इंसुलिन को रिड्यूस करेगी, और फिर उसके बाद एग मिच्योर होके ओवुलेशन होती है, फिर प्रेगनेंसी भी होती है। अच्छा, तो फिर इस काम के लिए फिर हमको ये ड्रग भी लेनी होगी, आप एग बनाने की गोली के साथ, ओवुलेशन करने के साथ, और ये जो मैंने कहा मायोनिसिटोल और डी कायरो जो है, इनकी कॉम्बिनेशन जो आपको हेल्प करेगी इंसुलिन को लोअर करने में। सो फाइनली आई वुड नाउ सम अप कि आपको PCOS इज लाइक एवरी वन थर्ड पर्सन को है, बहुत कॉमन है हमारे लोगों में, आप सबको जाना चाहिए। एक बीमारी नहीं कि बस हो गई, दवा खाई सही हो गया, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। जैसे हम डायबिटिक को कहते हैं कि ये ख़त्म नहीं हो जाएगी, आपके हाथ में है, आप किस तरह लाइफस्टाइल को चेंज करें, डाइट करें और मेडिसिन पे, तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फाइनली आई वुड एडवाइज कि आप ये डी कायरो जो मैंने सिनोटॉल कहा, इस नाम से, मैकफेम नाम से मैं इस्तेमाल करती हूँ, और पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होता है, ख़ास करके वो लोग जो प्रेगनेंसी के लिए आते हैं, जिनके लिए हमें बहुत ही अग्रेसिव मैनेजमेंट करनी पड़ती है। रहा यंग लड़कियों के लिए, यस, वे डाइट लाइफस्टाइल के साथ अगर बहुत ही वेट ज़्यादा इंसुलिन बढ़ी हुई है या बहुत ही हाईली रेजिस्टेंट इंसुलिन है, तो उसमें इसका यूज़ करने से बहुत ही फ़ायदा होता है, और जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन कम होगी और सारे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। फाइनली फिर इनफर्टिलिटी में मेल फैक्टर भी आता है, ये मैं एडिट बता रही हूँ कि ऑल्सो फीमेल। मेल फैक्टर आता है तो मेल में ये प्रीफर्ड के नाम से हम यूज़ करते हैं। जो मेल के अलग अपने इश्यूज़ हैं उनमें PCO का पट से नहीं है, पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग यूज़ करते हैं इनफर्टिलिटी में। फीमेल का तो मैंने आपको बताया, फिर मेल में ये आप यूज़ करते हैं कि ये आपके स्पर्म काउंट, स्पर्म की एक्टिविटी और स्पर्म्स की ग्रोथ और गुड स्पर्म प्रोडक्शन में काम आता है। थैंक यू वेरी मच।